पाकिस्तान की। पाकिस्तान या यूं कहें बदहालिस्तान, पड़ोसी देश पाकिस्तान इन दिनों तंगहाली और बदहाली की मार झेल रहा है। इस मुल्क की आवाम किलो भर आटे के लिए किस तरह से जूझ रही थी, मरने मारने को उतारू थी, उसकी तस्वीरें हमने आपको अपनी एक खास चर्चा में दिखाई थी। जरूरी चीजों की कीमतें वहां अभी आसमान छू ही रही थी। जिन्ना लैंड के आलाकमान दूसरे मुल्कों में सामने जो है वो मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन ऐसे वक्त में इस देश के अपने भी पीठ दिखाए हुए हैं और अब एक बार फिर पाकिस्तान की बदहाली का जो हालम है वो सामने आया है। बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक संकटों से जूझते इस मुल्क में अब अंधेरा कायम हो चुका है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में बत्ती गुल है और ये मास यानी बड़े पैमाने पर पावर कट पाकिस्तान के लिए किसी आफत से कम नहीं। अभी हाल ही में ये जानकारी सामने आई थी कि पाकिस्तान बिजली संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान की नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कराची शहर में बिजली की दरों में ₹3.30 प्रति यूनिट का इजाफा किया था। इसके अलावा अलग अलग कंज्यूमर कैटेगरी के लिए बिजली दरों में ₹1.5 से लेकर ₹4.5 प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई थी। नए रेट लागू होने के बाद से कंज्यूमर्स को ₹43 प्रति यूनिट की दर से बिजली एक एवरेज प्राइस पे मिल रही थी और इस पर सरकार बिजली कंपनियों को ₹18 प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी भी दे रही है। बिजली संकट से पार पाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने दिसंबर 2022 में बाजार और रेस्टोरों को रात 8 बजे के बाद बंद करने का फैसला लिया था। भारत की तुलना में करीब 4 गुना ज्यादा कीमत बिजली के लिए पाकिस्तान की जनता को चुकाने पड़े। भारत में रेजिडेंशियल बिजली की औसत दर 6 से 9 रुपए प्रति यूनिट है, वहीं कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बिजली की दर औसतन 10 से 20 रुपए प्रति यूनिट। एक तरफ पाकिस्तान की जनता के लिए हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आ रही है, दूसरी तरफ उसकी अपनी सरकार लोगों को झटके पर झटके दे रही है। तो अब सवाल है कि एटम शक्ति की डींगे हाँकने वाले पाकिस्तान के भूखों मरने के ये दिन आखिर कब खत्म होने वाले हैं या केवल शुरुआत है? आज इसी मुद्दे पर हम खास चर्चा करेंगे और हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं संजय कुमार भारद्वाज साहब, प्रोफेसर हैं आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, और JS सोढ़ी साहब, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले JS सोढ़ी साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। पिछली बार भी हम चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा में हमने एक बात साफ कही थी कि ये दिन पाकिस्तान ने अपने आप बुलाए हैं और जो कहते हैं ना कि जब आप दूसरों के लिए हर दिन मंसूबे गलत पालोगे तो एक इंटेंशन जो है वो कई बार जब अपने पे एक्शन पे बनती है तो क्या दिन देखने पड़ते हैं वो नजर आ रहे हैं। फिर भी आप किस तरह से विश्लेषण करेंगे और क्या वाकई पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच चुका है जहां से एक वापसी वाली जो राह है वो अब मुमकिन नहीं है, उसके पास ऑप्शंस कम बचे? जय हिंद प्रशांत जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान एक नए देश बन के उभरा, तब दोनों की तिजोरियां खाली थी और दोनों देशों में अगर थोड़ा बहुत भी था पैसा, वो सामान्य बराबर था। 1960 में पाकिस्तान की जीडीपी भारत से अच्छी थी। पाकिस्तान की जीडीपी 1960 में 83.3 यूएस डॉलर्स थी और भारत की जीडीपी तब 82.2 यूएस डॉलर्स थी। और 1960 में ही पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज और भारत के फॉरेन एक्सचेंज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज 0.32 यूएस बिलियन डॉलर्स था और भारत का था 0.67 यूएस डॉलर्स बिलियन। लेकिन 1921-22 में देखें, भारत का जो जीडीपी थी वो बहुत ऊपर आके 2274 यूएस डॉलर हो गई और पाकिस्तान की 1538 यूएस डॉलर्स रही। और भारत का फॉरेन एक्सचेंज 572 यूएस बिलियन डॉलर्स था है और पाकिस्तान का 7.8 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब इतना फर्क क्यों आया जब 1960 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से अच्छी थी? तो इन सालों में क्या हुआ? किसी भी देश को सक्षम और सार्थक बनाने के लिए प्रशांत जी 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं: आर्थिक शक्ति,
सैनिक शक्ति और परमाणु हथियार, कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, भारत हो, उन्होंने पहले अपनी आर्थिक व्यवस्था पे ध्यान दिया, उसके बाद सैनिक शक्ति पर, फिर परमाणु शक्ति में। लेकिन पाकिस्तान ने इसका बिल्कुल विपरीत किया। 1965 में पाकिस्तान के तब के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, जो बाद में इनके प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान घास खा लेगा लेकिन परमाणु हथियार बनाएगा। उनकी बात 58 साल बाद बिल्कुल सही साबित हुई और अब पाकिस्तान घास खाने की कगार पे है और वो कब किसी भी वक्त कंगाल डिक्लेयर हो सकता है। तो पाकिस्तान की जो गलत नीतियां थी वो पाकिस्तान को ले डूबी हैं। और जो आपका दूसरा प्रश्न है कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा, क्या इसमें निकल पाएगा, प्रशांत जी, पाकिस्तान इस वक्त वेंटिलेटर पे है। जैसे कोई भी पेशेंट जब वेंटिलेटर पे जाता है तो सिर्फ एक जादू या मिरेकल उसको बचा सकता है। पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है। पाकिस्तान के जो कर्म थे, जिन्होंने गलत नीतियां अपनाई, चाहे गलत आर्थिक नीतियां, परमाणु हथियार लेना या फिर सबसे बड़ा आतंकवादी को सपोर्ट करना, उसने पाकिस्तान को वेंटिलेटर पे डाल दिया है और पाकिस्तान का इस वेंटिलेटर में से निकलना बिल्कुल मुश्किल है। इनफैक्ट कुछ सालों में, कुछ समय में पाकिस्तान 4 देशों में टूट जाएगा। उनमें इम्प्लोजन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि 31 दिसंबर 2022 को तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक पैरेलल गवर्नमेंट का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो स्थितियां जो हैं वो पाकिस्तान की इस कदर बिगड़ चुकी हैं कि यहां से उसके पास बहुत कम ऑप्शन बचे हुए हैं। लेकिन भारद्वाज सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर इसको कई पहलुओं से देखें, और मैं इकोनॉमिक नज़रिए पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि हम एक जब किसी देश के फॉरेन रिजर्व को देखते हैं तो पाकिस्तान की हालत यह है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार 5.8 अरब डॉलर का बचा हुआ है। सबसे निचले स्तर पर पिछले अगर 8 सालों को देखें, कोई बहुत बड़ा सुधार कई सालों में नजर नहीं आया उसके फॉरेन रिजर्व में। कर्ज के जाल तले फंसा हुआ है। बुनियादी चीज़ों को अपनी आवाम तक पहुंचाने में पूरी तरह से हुक्मरान फेल हुए हैं। क्या इसकी वजह अस्थिर सरकारें रही हैं, या पूरी तरह से बार बार जो एक कोशिश रही है पाकिस्तान की अपने संसाधनों, अपने रुपयों, बाहर से मिले पैसों और मदद को केवल भारत विरोधी एक्टिविटीज में लगाने की, जो जिससे उसका आज इस तरह का हश्र हुआ है? देखिए, पाकिस्तान की एक बड़ी लंबी कहानी है। हमारे को पैनलिस्ट भी इशारा कर रहे थे। अभी जो पाकिस्तान के हालत हैं, वो हालात के दीर्घकालिक कारण भी हैं और तात्कालिक कारण भी है। मैं दीर्घकालिक कारण निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जो राजनीति की है अपने आप को सत्ता में बरकरार रखने के लिए, या अपना वजूद पाकिस्तान की राजनीति में मजबूत बनाए रखने के लिए, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही वो रही कि पाकिस्तान की जो सेना है, जो आर्मी है, वो आर्मी अपना अस्तित्व और अपना वजूद और अपना इंटरेस्ट हमेशा बरकरार रखना चाहती थी, और उसी उसी को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान का जो केंद्र रहे, जो सत्ता और विदेश मामलों में या आंतरिक मामलों में जिसका दबदबा रहे, वो पाकिस्तान आर्मी का रहे। इसके लिए पाकिस्तान आर्मी ने नियमित रूप से कभी धर्म का सहारा लिया, या धर्म के जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनको पनाह दी, उनको उनके माध्यम से वायलेंट एक्टिविटीज कराई, टेररिज्म को बढ़ाया, कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाया, भारत के दूसरे क्षेत्रों में आतंकवादियों से गठबंधन किया। वो उनकी एक रीति नीति रही है। दूसरा, उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को जीवित रखा कि ताकि कश्मीर के मुद्दे जनता, पाकिस्तान की जनता को एक झांसा देते रहे कि कश्मीर पाकिस्तान की आर्मी दिला देगी। अभी शहबाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया कि हमने 3 युद्ध में क्या पाया, कुछ नहीं पाया, सिर्फ भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी ही पाई पाकिस्तान में। लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को भी जीवित रखा। और क्या तीसरा, कि अपना वजूद बनाए रखने के लिए, अपनी आधुनिकीकरण और मॉडर्नाइजेशन को बरकरार रखने के लिए जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स थी
उनके साथ भी गठजोड़ किया, खासकर अमेरिका के साथ में, जिससे आप ये देखिए कि 1979 के बाद से जो सोवियत इन्वेजन हुआ था उसमें मुजाहिदीन तैयार किए और पाकिस्तान के साथ नॉन नाटो मेंबर और फ्रंटलाइन स्टेट बन के अमेरिका के साथ में काम करते रहे ताकि उनका मिलिट्री प्रोग्राम चलता रहे, और उस मिलिट्री प्रोग्राम के माध्यम से पाकिस्तान की जो सेना है अपने आप को एक मजबूत स्थिति में बनी रहे और अपने और एक तरीके से उनका जो कॉरपोरेट इंटरेस्ट है जो पाकिस्तान में अपना दबदबा है वो भी बरकरार रहे। तो बेसिकली जो पाकिस्तान को मारा तो मारा, पहली बात कि उनका धर्म की राजनीति जिसको मैं कहूंगा कि, और दूसरा कि उन्होंने सेना की राजनीति, और तीसरा जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स था उनकी राजनीति। कोल्ड वार पीरियड में अमेरिका के साथ गठबंधन रहा और पोस्ट कोल्ड वार पीरियड में आप देखिए कि चीन के साथ जिस तरीके की जुगलबंदी पाकिस्तान की चल रही है, और क्या हुआ कि पाकिस्तान को धीरे धीरे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो नहीं रहा, कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में आ नहीं रहे। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया वो एक तरीके से डेड इन्वेस्टमेंट होने को जा रहा है, बहुत ज्यादा कोई फायदा उससे नजर नहीं आ रहा है, और उसमें आर्मी जरूर निश्चित रूप से उनको मौका मिला है अपनी पॉकेट को मजबूत करने का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान को एक डिसफंक्शनल स्टेट बना दिया, और जिसमें जो पॉलिसी डिसीजन थे, जो डेवलपमेंटल से रिलेटेड जो पॉलिसीज थी, वो कभी भी वहां के राजनीतिक दलों को, सत्ता के हुक्मरानों को करने नहीं दिया। और कश्मीर, भारत, अफगानिस्तान, आतंकवाद की सारी नीतियों को पाकिस्तान की जो सेना और जो वहां की गुप्तचर एजेंसी ISI ने अपने आप को बरकरार रखा। पहला मुद्दा ये दीर्घकालिक कारण है कि पाकिस्तान खोखला होता चला गया। उन्होंने अपने मिलिट्री प्रोग्राम्स और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और उसके माध्यम से आगे अपने आप को सोचा कि हम मिलिट्री पावर और इस्लामिक बम बना के हम सबको जीत लेंगे, सत्ता करते रहेंगे। लेकिन जो तात्कालिक कारण है, अभी कई तरीके की परिस्थितियां चल रही। पहली बात कि जो देश दुनिया में जो अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान अमेरिका का विश्वास खो गया, क्योंकि चाइना की गोद में बैठने का प्रयास किया, और अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान ने बहुत कुछ सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई, और अब तालिबान को दोबारा से रिटर्न तालिबान में पाकिस्तान के मंसूबे अमेरिका को समझ में आ गए। और जब ये समझ में आ गए तो अमेरिका ने जो मिलिट्री प्रोग्राम्स थे वो कम कर दिए, जो उनका कटोरा भरा रहता था वो कटोरा अब अमेरिका की तरफ से नहीं भरा। दूसरा कि जो सपोर्ट सऊदी अरबिया से मिलता था, एक आइडियोलॉजिकल और सिक्योरिटी जो सपोर्ट मिलता था और रियायत मिलती तेल वगैरह में, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उससे भी रियायत नहीं मिली, उससे भी दबाव बढ़ता गया। उसका अमेरिका भी फैक्टर था और उसमें भारत भी फैक्टर था, क्योंकि भारत के सऊदी अरबिया और UAE के साथ बहुत मजबूत संबंध हो गए, आर्थिक संबंध हो गए। वो समझ गए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है दक्षिण एशिया में, सिर्फ आतंकवाद को ही बढ़ा रहा है और किसी तरीके से कोई भी इस्लाम और धर्म और मुस्लिम जनता के लिए कोई किसी तरीके की मेहरबानी नहीं कर रहा है। ये कारण सऊदी अरबिया भी हट गया। चीन अपना स्वार्थ देख रहा है, क्योंकि बिजनेसमैन है, चीन एक्सपोज भी हो गया, कितना पाकिस्तान को खिलाएगा, कितना, क्योंकि बास्केट केस बना हुआ है पाकिस्तान आर्मी में। तो एक ये फैक्टर है। बिल्कुल। जो दूसरे महत्वपूर्ण जो तात्कालिक फैक्टर है, अभी जो क्राइसिस आ रहा है, इन्फ्लेशन 31% चला गया, जो फूड इन्फ्लेशन। अब गेहूं का दाम 150 है। आपने पावर की बात की, पावर का दाम वहां पे, क्योंकि फ्यूल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास रिजर्व नहीं है, आपके पास एक्सपोर्ट के रेमिटेंसेस नहीं आ रहे हैं आपके पास में, और ऊपर से क्या हुआ कि फ्लड आ गया पाकिस्तान में। जो सिंध प्रोविंस में और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में जो इनको राइस और गेहूं का प्रोडक्शन होता था वो खत्म हो गया। उसमें आग का काम किया कि जो यूक्रेन और रशिया में वो युद्ध चल रहा है, उससे वहां से जो इंपोर्ट करते थे गेहूं का यूक्रेन से और रशिया से, वो इंपोर्ट बंद हो गया। तो वहां पे क्या हो गया, फूड क्राइसिस हो गया, वीट क्राइसिस हो गया, फ्यूल क्राइसिस हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया और जनता में अफरा तफरी हो गई। और इसमें सबसे बड़ा जो काम किया, जो घी डाला आग में, वो जो पॉलिटिकल टसल चल रही है आज के दिन, कि पाकिस्तान इमरान खान की को जिस तरीके से सत्ता से हटाया, इमरान खान और आर्मी के बीच में, और जो पॉलिटिकल फोर्सेज है वहां पे, चाहे वो और ये टकराव जो है, इसमें एक सवाल उठता है, और मैं जे सूरी साहब एक सवाल, एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा इसके साथ, जो और
चौथा जो लास्ट सबसे बड़ा काम हुआ कि 2 मोर्चे पे आज पाकिस्तान को लड़ाई करनी पड़ रही है। वहां पे सारा अफगान बॉर्डर पे आप स्मगल हो रहा है वीट, और ऊपर से तालिबान उसके ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तहरीक के तालिबान की तरफ से खतरा आ रहा है। तो पाकिस्तान क्या चरमरा रहा है अपने आप में अपनी हरकतों की वजह से। तो अब बिल्कुल मुझे इसका भविष्य अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो साफ नजर आ रहा है। जी सोडी साहब, हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान बहुत बेहतर स्थिति में होता है, तब हम देखते हैं चाहे वहाँ की आर्मी हो, चाहे तालिबान हो, या जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, चाहे हम चीन को ले लेते हैं, ये सभी जो हैं बड़े स्टेक होल्डर जैसे लगते हैं पाकिस्तान के लिए। लगता है कि हाँ साहब, इनका भी हित है, इनका भी हित है। जब इस तरह की स्थिति आती है, क्या पाकिस्तान को ये समझ नहीं आता कि जब क्राइसिस में आता है पाकिस्तान, तो ये सारे स्टेक होल्डर पूरी पिक्चर से गायब हो जाते हैं? आज चीन मदद के कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको लेकर बड़ा एक स्थिति बनी हुई है। हम वहाँ की आर्मी की बात करें, ISI की बात करें, कोई पाकिस्तान की इस स्थिति को लेकर किसी के पास कोई प्लान नहीं है। और वो हमेशा, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे इससे पहले इमरान खान हो, ये सभी अपने आप जब इस तरह की क्राइसिस आती है तो अकेले खड़े हुए मिलते हैं। क्या पाकिस्तान अपनी चीज़ों में, या अपने जो ये जिनको अपना हितैषी मानता है, क्या इनके साथ भी कोई इक्वेशन नहीं है, या वही है कि साहब अभी 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 तकलीफ हो रही है तो अभी का इलाज कर दिया जाए? प्रशांत जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। पाकिस्तान की कोई क्लियर पॉलिसी या नीति है ही नहीं। उनकी नीति सिर्फ एक है, उनके सेना के जर्नैलों की और उनके पॉलिटिशियंस की। वो नीति है अपने जेब भरना। पिछले साल जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए और 1/3 पाकिस्तान पानी के नीचे था, तब पाकिस्तानी सेना को 9% अपनी सैलरी में इजाफा मिला। जहां उनके नागरिक जूझ रहे थे बाढ़ से, खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए नहीं था, वहां पे उनकी सेना को 9% इजाफा मिला अपनी सैलरी में। तो इतना वहां पे कंट्रोल है पाकिस्तानी सेना का और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का जो पावर में होते हैं, क्योंकि उनका एक ही मकसद है, अपने जेब भरना। लेकिन चीन और अमेरिका के लिए पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम है। अमेरिका के लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉरिडोर है, इस पे अमेरिका कंट्रोल रखना चाहता है, क्योंकि अमेरिका भुगत चुका है 9/11 अटैक से, जो कि उनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बर्बाद हो गए थे और 5,000 नागरिक मर गए थे। उनको पता है कि अफगानिस्तान जो है वो इस्लामिक टेररिज्म का एपी सेंटर है। अब चीन के लिए पाकिस्तान अहम इसलिए क्योंकि चीन भारत को हर तरफ से घेरना चाहता है। भारत के 7 नेबर्स हैं चीन मिला के, उसमें से 4 का झुकाव चीन की तरफ है। एक तो चीन है ही है। चीन भारत को पाकिस्तान से घेरना चाहता है, म्यांमार से घेरना चाहता है, नेपाल से घेरना चाहता है और समुद्री रास्ते से घेरना चाहता है। तो पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती रहेगी, लेकिन अमेरिका और चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहेंगे। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रशांत जी कि पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है। जब तक ऑक्सीजन मिल रहा है, जब तक डॉक्टर्स देख रहे हैं, तो वो पेशेंट अपनी सवाल ये सांसें भी है लंबी कि कर ये रहा जो है। ये जो एहसान लादे जाते हैं चीन की तरफ से, अमेरिका की ओर से, श्रीलंका का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने था कि ये जो एहसान वक्त वक्त पर लादे जाते हैं, इसकी मतलब जो कहते हैं ना कि दुनिया में देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, तो वो चीज़ शायद पाकिस्तान जो है वो मदद या बाकी चीज़ों के बहाने उस तक पहुंच रही हो, लेकिन इसके रिपरकशन क्या होंगे, इसको किस तरह से उसे खुद भुगतना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना होगा। फिर भी एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते हम यही चाहेंगे कि वहाँ की आवाम का इसमें कोई दोष नहीं है। वहाँ की आवाम बेहतर ज़िंदगी की हकदार है। वहाँ के हुक्मरान कम से कम अपनी आवाम के बारे में सोचें, कुछ बेहतर नीतियाँ अपनाएं, यहाँ से एक बेहतर स्ट्रक्चर तैयार करें, और जो भी स्थितियाँ हैं वहाँ से कम 1% ही सही लेकिन आगे बढ़ें, ताकि वहाँ की आवाम की जो तकलीफ़ें हैं, जो आंसू हैं, उसे पोंछने का काम उनको समझ में आए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने दोनों खास मेहमानों का, संजय कुमार भारद्वाज साहब और जे सोडी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो पाकिस्तान अपनी बदहाली से परेशान है, वहीं भारत में पाकिस्तान पर किए गए सेना के सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। वजह है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का वो बयान
जो उन्होंने आज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया। दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने आज तक 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक के कोई सबूत नहीं दिए। अपने बयानों की वजह से हमेशा विवादों में रहने वाले दिग्विजय सिंह के इस बयान पर बीजेपी आक्रामक हुई। बयान को सेना का अपमान बताते हुए बीजेपी ने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कई डिफेंस एक्सपर्ट ने भी दिग्विजय सिंह के बयान पर सवाल खड़े किए। आज जब पूरा देश पराक्रम दिवस को मना रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, पूरा देश एकजुट होकर परमवीर चक्र विजेता को सम्मान प्रकट कर रहा है। जिस प्रकार से सेना के मनोबल पर चोट करने के लिए राहुल गांधी ने कहा कि सेना पिट के आ गई, तवांग, गलवान, डोकलाम, सब जगह जहां पर सेना ने शौर्य दिखाया वहां पे उनके शौर्य को नीचा किया गया। और कांग्रेस पार्टी पुलवामा का भी दोष भारत पर डालने का प्रयास करती है। तो आज कांग्रेस पार्टी को अपना नाम आईएनसी से बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आईएनसी नहीं, बल्कि पीपीपी, पाक परस्त पार्टी कर देना चाहिए। और आज फिर से एक बार अपनी राजनीति को राष्ट्र नीति पर रखने का काम कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, दिग्विजय सिंह एक सिविलियन हैं, इंडिपेंडेंट भारत के नागरिक हैं, उनको डेमोक्रेटिक राइट है। वो कुछ पूछ रहे हैं कि सबूत मांगिए, फौज कोई सबूत नहीं देती। भगवान भी सबूत नहीं मांगेगा तो नहीं देगी। क्यों दें? किस बात का सबूत? अगर आपको जाना तो आप पाकिस्तानियों से पूछिए, और अगर पूछते हैं वो आपके दोस्त है तो बताएंगे, नहीं है तो नहीं बताएंगे। सबूत फौज नहीं देगी, और फौज को कोई बाध्य भी नहीं कर सकता सबूत देने के लिए। हाँ, गवर्नमेंट सबूत देना चाहे देगी, पर गवर्नमेंट को भी पता है कि ये फौज की नीति के खिलाफ होगी। क्यों सबूत दे कि क्या तरीका अपनाया, कैसे किया, कहाँ किया। और जो जिनकी डेड बॉडीज जो थी उन्होंने तो एक घंटे के जला के खाक कर दिया उन्होंने। और चलिए रुक करते हैं बजट से जुड़ी खबरों का। और ईटी नाउ स्वदेश की पहली बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आपके स्क्रीन पर आने को तैयार। तो बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी जो CHCS है, जी हाँ CGHS है, उसको आयुष्मान भारत योजना से मर्ज करने का ऐलान कर सकती है। ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। बजट के अंदर सरकार आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का जो दायरा बढ़ा सकती है। अभी जो है हेल्थ आयुष्मान भारत के अंदर 50 करोड़ लोग शामिल है BPL कैटेगरी के, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो बजट के अंदर सीनियर सिटीजन है, उसके अलावा जो BPL के बाहर के लोग हैं वो भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा डेवलपमेंट जो अनाउंस हो सकता है बजट में, जो 40 लाख CGHS बेनिफिशरी है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बेनिफिशरी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्ड पेंशनर्स है और उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनको वो जो CGHS स्कीम है उसको भी आयुष्मान भारत के साथ मर्ज किया जा सकता है। जिस तरह से आयुष्मान भारत के अंदर एक डिजिटल हेल्थ ID जनरेट की गई है, 14 डिजिट की डिजिटल हेल्थ ID, अभी तक करीब 10 करोड़ आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ ID जनरेट हो गई है। तो जो अब CGHS के जो बेनिफिशरी होंगे उनकी भी 14 डिजिट की ही हेल्थ ID होगी, और ये आयुष्मान भारत बेनिफिशरी आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम के अंतर्गत जो लोग हैं उसी तर्ज पे होगी। तो इससे करीब 40 लाख जो CGHS बेनिफिशरी है उनको फ़ायदा होगा। वो जो आयुष्मान भारत से जुड़े हुए हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का फ़ायदा ले पाएंगे। तो ये बड़ा ऐलान जो है बजट के अंदर हो सकता है। बढ़ते आगे, वहीं बजट में पावर ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बजट में 25,000 करोड़ रुपए की लागत वाले लद्दाख से हरियाणा ट्रांसमिशन लाइन को हरी झंडी मिल सकती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, आगामी बजट में सरकार ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के इवैक्यूएशन के लिए सरकार ने मेगा स्ट्रैटेजी तैयार की है, और उसी को ध्यान में रखते हुए लद्दाख से हरियाणा के बीच जो ट्रांसमिशन लाइन है उस प्रोजेक्ट की घोषणा की जा सकती है, और इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए का आवंटन जो है वो किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट की जो क्षमता है वो करीब
10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के इवैक्यूएशन को है और उसको ध्यान में रखते हुए इसकी घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के तहत 12 गीगावाट आवर कैपेसिटी की जो बैटरी स्टोरेज क्षमता है उसके डेवलपमेंट की घोषणाएं भी की जा सकती है, ताकि राउंड द क्लॉक जो है रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई की जा सके। ये जो प्रोजेक्ट है वो PGCIL को नॉमिनेशन आधार पर अवार्ड किया गया है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लद्दाख जो है वो डिफिकल्ट टेरेन है और वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, इसीलिए ये प्रोजेक्ट PGCIL को दिया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है वो दरअसल सरकार के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को लेकर जो रोड मैप है 2030 तक, उसी का हिस्सा है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार 2030 तक 5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को बीट करना चाहती है और उसी को ध्यान में रखते हुए रिन्यूएबल एनर्जी का जो इवैक्यूएशन प्लान है, कैसे ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए किए जाएंगे, उसके रोड मैप का खाका जो है इस बजट में पेश किया जा सकता है। CEA ने पहले ही किन किन एरियाज में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स आएंगे, उस पर कितनी लागत आएगी, इसकी घोषणा कर चुकी है, उसकी पहचान की जा सकती है। उसका रोड मैप जो है आगामी बजट में पेश किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। अब बात उस राहत की जिसकी आस सभी को आने वाले बजट से है। तो ET नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बार बजट में नौकरी पेशा लोगों को राहत मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सरकार बजट में इनकम टैक्स में छूट का ऐलान कर सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि आगामी बजट में सरकार टैक्स पेयर्स को कुछ राहत दे सकती है और ये राहत न्यू टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर में बदलाव के जरिए दिया जा सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार का ये मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर्स न्यू टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करें, लेकिन उसकी संख्या अभी उतनी नहीं है जितनी की उम्मीद की जा रही थी। लिहाजा इसको ज्यादा आकर्षक बनाने के मकसद से कुछ और राहत दिए जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि टैक्स पेयर्स न्यू टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर के तहत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट का फायदा ले सकते हैं, लेकिन उनको किसी भी तरह का एग्जेम्पशन का फायदा जो है वो नहीं दिया जाता है। लेकिन सरकार को जितनी उम्मीद थी कि जो टैक्स पेयर्स हैं इस टैक्स स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करेंगे, उतनी संख्या में लोगों ने इसको अडॉप्ट नहीं किया। लिहाजा इसको ज्यादा आकर्षक बनाने की तैयारी की जा रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो एग्जेम्पशन है इनकम पे, जो कि एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपीस है, उसको बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ 20 लाख रुपए तक की अगर इनकम है तो उसको भी 20% का जो टैक्स स्लैब है उसके तहत डाला जा सकता है। इस पर विचार किया जा रहा है और ये सिफारिशें जो है वित्त मंत्रालय से की गई है। जैसा कि आपको पता है कि प्री बजट कंसल्टेशन के दौरान इंडस्ट्री ने, यूनियन ने सरकार से इस बात की सिफारिश थी कि जो एग्जेम्पशन लिमिट है इनकम के ऊपर उसको बढ़ाने की जरूरत है, टैक्स पेयर्स को तुरंत राहत देने की जरूरत है ताकि उनके पास पैसे बचे, उनके पॉकेट में पैसे बचे और कंजम्पशन बढ़ाने में मदद मिले। इसका फायदा जो है आने वाले दिनों में इकोनॉमी में भी देखने को मिल सकती है। अगर डिमांड बढ़ती है, कंजम्पशन को बढ़ाने में मदद मिलती है, तो इसका फायदा इकोनॉमी को भी हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर विचार कर रही है और आगामी बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। तो टैक्स में राहत का इंतजार सभी को और देश में रफ्तार का दूसरा नाम बन चुकी वंदे भारत ट्रेन की कामयाबी को देखते हुए सरकार ने मिनी वंदे भारत ट्रेन चलाने का मन बनाया है। ET नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक मिनी वंदे भारत ट्रेन सिर्फ 8 कोच की होगी। पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेलवे की एक सफल ट्रेन है, लेकिन बहुत जल्द आप वंदे भारत ट्रेन के एक छोटे स्वरूप यानी कि मिनी वंदे भारत ट्रेन को देखेंगे। जी हां, भारतीय रेलवे कोशिश कर रही है, तैयारी कर रही है एक मिनी वंदे भारत ट्रेन को पटरियों पर दौड़ाने की, जिसमें सिर्फ 8 कोच ही लगे होंगे। जो मौजूदा वंदे भारत ट्रेन है इसमें 16 कोच लगे होते हैं। ये बड़े शहरों को जोड़ने के लिए ये वंदे भारत ट्रेन चलाई जाती है, जिसमें अमूमन 6 से 8 घंटे का सफर होता है। लेकिन मिनी वंदे भारत ट्रेन जिसमें महज 8 कोच होंगे, ये छोटे सेक्टर्स को टारगेट करते हुए इसको दौड़ाया जाएगा और इसका ट्रैवल टाइम कुछ लगभग 3 से 5 घंटे का होगा। और जिन छोटे सेक्टर्स में जहां पर अमूमन पैसेंजर लोड फैक्टर कम होता है, वहां पर इस तरीके की मिनी वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। जैसे कि अमृतसर, जम्मू, कानपुर, झांसी, नागपुर, पुणे, इस तरीके के सेक्टर में मिनी वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। जो रेलवे का लक्ष्य है वो यही है कि पहली मिनी वंदे भारत ट्रेन मार्च या फिर अप्रैल 2023 तक वो पटरियों पर लाया जा सके। ये एक पायलट प्रोजेक्ट होगा, ये एक शुरुआत होगी और अगर सब कुछ ठीक रहा
और ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो रेल मंत्रालय इस मिनी वंदे भारत ट्रेन को पैन इंडिया बेसिस पे रोल आउट करेगा। इस मिनी वंदे भारत ट्रेन के जरिए एक तरफ जहां यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने का, बेहतर सेफ्टी कंफर्ट देने का कोशिश है, जो ट्रैवल टाइम है उसको कम करने की कोशिश है, साथ ही साथ इस मिनी वंदे भारत ट्रेन के जरिए रेलवे अपनी आमदनी को, आय को भी बढ़ाना चाहेगी। तो एक मिनी वंदे भारत ट्रेन जिसका प्रोटोटाइप तैयार है, जिसका डिज़ाइन तैयार है, मैन्युफैक्चरिंग ICF चेन्नई में उसके लिए कई कदम आगे बढ़ाए भी जा चुके हैं। तो ऐसी 8 कोच की मिनी वंदे भारत ट्रेन बहुत जल्द पटरियों पर दौड़े होगी और इस मिनी वंदे भारत ट्रेन के जरिए कोशिश यही है कि आपकी यात्रा अनुभव को बेहतर और सुखद बनाया जा सके। और चलिए बात करते हैं JSW इंफ्रा के IPO की। कंपनी ने 4000 करोड़ के IPO के लिए बैंकर को नियुक्त किया है। पूरी खबर पर ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग जोशी। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का पोर्ट ऑपरेटर है, वह JSW ग्रुप की तरफ से इस कॉन्ग्लोमरेट की 13 साल में पहली IPO लाने का प्लान कर रहा है। हमारे सूत्रों के अनुसार कंपनी इस IPO के द्वारा 4000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है और जिसके लिए उसने 5 बैंकों को नियुक्त किया है। ये बैंक है JM फाइनेंशियल, एक्सिस कैपिटल, कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, डैम कैपिटल और SBI कैपिटल मार्केट्स। अभी हम आपको बता दें कि इस कंपनी का ये प्लान है कि ये IPO में सिर्फ नए शेयर्स इशू करने का प्लान रखती है और सज्जन जिंदल और उनके परिवार, जो कि ये कंपनी में अभी अपने फर्म्स के द्वारा 100% भागीदारी रखते हैं, उनका इस IPO में कोई भी शेयर्स बेचने का हालांकि अभी कोई प्लान नहीं है। चले बढ़ते हैं आगे। NSE कोलोकेशन केस में सिक्योरिटीज एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी SAT ने बड़ा फैसला देते हुए NSE के 625 करोड़ के डिसगॉर्जमेंट के आदेश को खारिज कर दिया है। ये क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग जोशी। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल, जो कि सेबी के ऑर्डर्स के विरोध अपील करने वाली एक अथॉरिटी है, उसने सेबी के एक 2019 के ऑर्डर को खारिज कर दिया है। ये ऑर्डर को लोकेशन स्कैम से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें ये कहा गया था कि NSE ने 2010 से कुछ ब्रोकर्स को अपने प्रेमाइसेस में कंप्यूटर टर्मिनल्स लगाने का एक्सेस दिया था, जिससे उनके वो टर्मिनल्स के सर्वर्स के पास होने के वजह से उनको अनुचित फ़ायदा हुआ। अभी SAT के ऑर्डर के अनुसार सेबी पे जो NSE पे जो 12% ब्याज और 625 करोड़ रुपए का जो रुपए वापस करने का सेबी का जो आदेश था, उसे भी खारिज कर दिया है। SAT ने कहा कि उनके ऐसा कोई भी सुराग और ऐसे ढूंढने पे ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया कि NSE के भूतपूर्व एग्जीक्यूटिव्स रवि नारायण और चित्रा रामकृष्णन ने कोई रॉन्गफुल गेन्स कमाया था उस दौरान जबकि ये कोलोकेशन स्कैम हुआ था। और चलिए अब बात देश के सूरवीरों के सम्मान की। तो अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों को आज देश के परमवीरों यानी परमवीर चक्र विजेताओं का नाम मिल गया। इनमें भारत चीन जंग के दौरान पैर से मशीन गन चलाने वाले मेजर शैतान सिंह, करगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा और मनोज कुमार पांडे का नाम शामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि अंडमान की धरती पर ही सबसे पहले तिरंगा लहराया गया था। आजाद भारत की पहली सरकार यहीं बनी थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है। इस दिन को हम पराक्रम दिवस के तौर पर मना रहे हैं। आज पराक्रम दिवस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नई सुबह की रश्मियां एक नया इतिहास लिख रही है। आज अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को अब
परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। अंडमान की ये धरती वो भूमि है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फहरा था। इस धरती पर पहली आजाद भारतीय सरकार का गठन हुआ था। पिछले कुछ वर्षों से बंगाल में टीएमसी छाई हुई है, तानाशाही मानसिकता और कल्चर। और इस टीएमसी ने, तानाशाही मानसिकता और कल्चर ने जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है, जब से टीएमसी ये तानाशाही मानसिकता और कल्चर वाली संस्थाएं पश्चिम बंगाल पर हावी हुई है, तब से लोकतंत्र पर पश्चिम बंगाल में खतरा छाया हुआ है। और जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने और बंगाल की पराक्रमी जनता ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपना योगदान दिया, निश्चित रूप से बंगाल की जनता ही इस लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वाली टीएमसी, तानाशाही मानसिकता और कल्चर को भी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में खत्म होगी। इस दौरान यात्रा के समापन पर कांग्रेस देशव्यापी आयोजन की तैयारी में। इससे पहले आज जम्मू के सतवारी में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश को रोजगार सिर्फ छोटे व्यापारी और मध्यम व्यवसाय ही देते हैं, देश के 2 से 3 बड़े उद्योगपति नहीं। इसीलिए भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। साथ ही इस दौरान उन्होंने नोटबंदी और केंद्र सरकार के कई और बड़े फैसलों को लेकर जुबानी हमला बोला। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा था कि देखिए, नोटबंदी काले धन के खिलाफ योजना है। काला धन मिट गया क्या? नहीं मिटाना। भाई और बहनों, नोटबंदी और गलत जीएसटी योजनाएं नहीं है, ये हथियार है। ये छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वालों को मारने के, खत्म करने के हथियार है। और सच्चाई ये है कि इस देश को रोजगार सिर्फ ये लोग दे सकते हैं। ये जो 2-3 बड़े उद्योगपति हैं, ये देश को रोजगार दे ही नहीं सकते। कितनी भी कोशिश कर लें, ये नहीं दे सकते हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।